Hello guys, welcome to Alpha once again, and I am your favorite mentor Anirudh. So welcome you back to another new episode of Growth Show, and our today's guest is very special. He is the math guru of millions of students. He is a living legend of the country. He is none other than Mohit Tegi, and he has already produced AIR 1 in JEE Mains and JEE Advanced. He has produced thousands of 2-digit rank and 3-digit rank in competitive exams like JEE Mains and JEE Advanced. Today, you're going to learn a lot from him, how you can score perfect 100% in competition, and how you're going to improve your skill and what should be the strategy. And we will also ask him some of his personal journey and how he had reached to this stage right now where he is, and what was his journey. And definitely you can motivate yourself, you can learn a lot from him. And I think all of you already know what kind of legacy this man actually holds. That's why I think you guys have the correct right to decide what kind of question should be asked to him. That's why I will not ask any question. Among you people, one student will ask all the question towards him, and definitely sir will answer all of your queries. So let's start the session and enjoy and learn from the legend. Thanks a lot for having me. And as you said, you would be putting some questions, and then I will be trying to answer in best of my capabilities. Yes. Coming to the first question, sir. जैसे कि सर हम सबको पता है आप उत्तर प्रदेश से हो, पर जिसको इस सर उत्तर प्रदेश का नाम जब हम सोचते हैं तब एक क्विंटेसेंशियल इमेज हमारे दिमाग में आता है। मतलब जैसे कि हमारे सोसाइटी में एक इमेज था कि यस गैंग वॉर्स वगैरह, जैसे आपने अपने बचपन उत्तर प्रदेश में गुजारा है। तो सर आपका बचपन फर्स्टली कैसा था, और आपका बचपन का कोई एक विविड मेमोरी जो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो, और ऐसा कौन सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपके बचपन में जो उत्तर प्रदेश का जो हमारे सामने जो इमेज है, फिर कोई विलेज से आप आज IIT JEE क्रैक किए हो आप। हाँ, तो यूपी में आई वाज स्टडिंग इन ए प्लेस जो काफी मतलब जैसे बोलते हैं बैकवर्ड टाइप का एरिया था, और वी वर बेसिकली लोअर मिडिल क्लास पीपल। तो जो स्कूल था वो भी हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, जहाँ से मैंने पढ़ाई की, जहाँ पे फीस बहुत नाम मात्र की होती थी। तो वहाँ पे जो बचपन था वैसे उसी से भले ही वहाँ पे कंपटीशन कम हो, बट आई यूजली आई टॉप द क्लास फ्रॉम क्लास 1 to class 12। तो देयर वाज ए कॉन्फिडेंस कि गिवन ए चांस आई विल बी एबल टू डू वेल। और मतलब पहले हमें 11th-12th तक तो ऑलमोस्ट सीरियस नहीं थे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में ये था कि 12th करने के बाद वी विल गो आउट ऑफ द प्लेस, मे बी सम अदर सिटी, मे बी दिल्ली या लखनऊ, एंड देयर आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। और उस टाइम पे तो जैसे ये जो हम बोलते हैं ना कि छोटा शहर था, मेहनत करने की थोड़ी बहुत आदत थी, बट अगेन कंपटीशन ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से क्लास 1 से जैसे मैं हूँ ना 12th तक यूजली आई यूज्ड टू कम फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द क्लास। फर्स्ट और सेकंड मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट, एक दो बार कभी सेकंड आए होंगे। तो देयर वाज ए फॉल्स कॉन्फिडेंस के अगर मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाएगा। मतलब आई वाज नॉट श्योर अबाउट कि कंपटीशन कितना स्ट्रांग होता है। बाकी बचपन से ये था कि ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो देयर वाज ओनली वन वे आउट, ट्राई टू ग्रैब ए गुड सीट इन IIT, और उसी से हम अपने पूरे परिवार को हेल्प कर सकते हैं लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठाने में। थैंक यू सर। हाँ सर, जैसे कि आपने बोला कि ये हमारे इधर जो हमारे हमारे स्टेट में जो है, द थिंग इज आल्सो लाइक दैट स्टूडेंट्स डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप फ्रॉम द मिडिल क्लास ट्रैप, और सो दैट दे कैन एनकरेज देयर फैमिली। सो हमारे इधर के बच्चों को भी शायद आपका जो रास्ता आपने फॉलो किया है वो जरूर करेंगे ये लोग। सर आप IIT दिल्ली से है, क्या आपके घर में ऐसा पढ़ाई वाला माहौल था, या कौन सा मोमेंट था जहाँ पे अपने को रियलाइज हुआ कि आपको IIT करना है? और जैसे कि सर, या फिर अपने बैक ऑफ द माइंड हमेशा था कि सर हाँ IIT क्रैक करना है, जैसे कि अभी जो स्टूडेंट्स का होता है कि सर हाँ 12th में आए PCM ले आए तो JEE देना है। तो आपका भी सर क्या ऐसा कोई माइंडसेट था जब आप क्लास 11th और 12th में थे? मतलब क्लास 10 तक तो इट वाज नॉट श्योर कि विच फील्ड आई विल बी गोइंग। आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल द फील्ड्स, बीट मेडिकल, CA और इंजीनियरिंग। ये तीन फील्ड थे जिसमें आई वाज जीरोइंग डाउन। बट 10th में जब मार्क्स आया, तो बिकॉज
मैथ्स में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे तीनों में, मतलब तीनों में इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैथमेटिक्स लेना है। तो इट वाज नॉट ए वाइज डिसीजन, ऐसा नहीं था कि केवल श्योरली 10th के मार्क्स के बेसिस पे वन शुड डिसाइड कि किधर जाना है। और जैसा मैंने बोला कि बचपन से जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड आते थे, तो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस था कि आराम से कर लेंगे, किसी भी फील्ड में जाए अच्छा ही कर लेंगे। 11th 12th में तो बेसिकली ना तो वहाँ पे ऐसा कोई माहौल था कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, और यूजली कोचिंग के नाम पे कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो ये तो काफी साल पहले की बात है, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन जैसा कुछ भी नहीं था। इवन आईआईटी का नाम भी मैंने 12th में आके लास्ट में जाके सुना कि जो इंजीनियरिंग है सबसे अच्छा वो आईआईटी है। उससे पहले मेरे को रुड़की पता था, क्योंकि रुड़की यूपी में ही था और दैट वाज क्वाइट फेमस। पहले आईआईटी रुड़की अलग अलग थे, मतलब दे वर सेपरेट कॉलेजेस। रुड़की को बाद में आईआईटी के साथ मर्ज किया गया। तो रुड़की का नाम तो हमने सुना था 11th में, और 12th के लगभग लास्ट आते आते पहली बार हमने आईआईटी का नाम सुना कि देयर समथिंग कॉल्ड आईआईटी, एंड जहाँ जो सबसे बड़ा ब्रांड है इंजीनियरिंग का। तो मतलब प्रिपरेशन ना तो की है, बिकॉज जैसा मैंने बोला ना कि क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। इनफैक्ट पूरे शहर में मुझसे पहले कोई भी आईआईटी में बंदा निकला हुआ नहीं था, तो देयर वाज नोबडी। घर में भी मतलब इस तरह का माहौल नहीं था। जो हम भाई बहन थे वो पढ़ने वाले तो थे, बट वो स्कूली शिक्षा में ही पढ़ने वाले थे, मतलब क्लास में ही वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। तो वैसे तो पढ़ाई करते थे ऑफकोर्स बैठ के, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई गाइडेंस नहीं थी किसी भी तरह की। तो वो तो फिर 12th पास करके व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, तब मेरे को पता लगा कि कंपटीशन इज क्वाइट टफ, और बाकी बच्चे 11th 12th में काफी प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं, तो विज विज आई एम प्रीटी बिहाइंड। बट फिर भी अरे मेहनत किया लगातार, तो फिर मतलब सिलेक्शन हो गया फिर उसके। मतलब सर, आपके इस आंसर से हम ये रिजल्ट पे आ सकते हैं कि मतलब अभी अगर कोई बच्चा, हमारे इधर के जो बच्चे हैं, उनके पास भी सर मतलब इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है या फिर नहीं ही है। जैसे कि हमारे जो मैं अगरतला में बैठा हूँ, इधर इधर बच्चों के पास कुछ कुछ रिसोर्सेज है। पर अगरतला के बाहर जब हम जाते हैं तब बच्चों के पास रिसोर्सेज का कमी हो जाता है, और उनके पास प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होता कि असल में क्या करना है। तो वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डिग्री कॉलेजेस या फिर नॉर्मल बैचलर्स ऑफ साइंस चूज कर लेते हैं। तो मतलब हम्म। अगर उनको अगर उधर से एस्केप करना है तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलोगे? मतलब जो जो बच्चे जिन बच्चों के पास अभी तक कोई रिसोर्सेस नहीं है या फिर अभी कंफ्यूज है, उनके पास एक 4G फोन है या फिर 5G फोन है, एंड हाउ दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडी। और वो क्योंकि हमारे इधर सर बंगाली मीडियम है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बंगाली मीडियम के बच्चे हैं। उनको जो अच्छा। हिंदी या फिर इंग्लिश टर्म्स ज्यादा समझ में नहीं आता। और सिर्फ बंगाली में से प्रिपरेशन करवाने वाले टीचर्स भी बहुत ही कम है सर हमारे इधर। तो उन बच्चों के हम्म। लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखो मेरा भी वैसे हिंदी मीडियम था, और जैसे मैंने बोला कि जो प्रिपरेशन का दो तीन, या फिर जो भी पूरा प्रिपरेशन का जर्नी था उसमें दो तीन स्टेप था, उतार चढ़ाव थे। जो भी स्कूल में परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से तो आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि हम आराम से कर लेंगे। फिर जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो बिकॉज जहाँ कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था वो इंग्लिश मीडियम का था, तो फिर मेरे को एक दो महीने ये लगने लगा दिस इज इम्पॉसिबल, एंड मेरे से तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो लैंग्वेज का बैरियर था थोड़ा सा। मैं इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट तो था ही ऑफकोर्स, तो थोड़ा बहुत समझ में आता था, बट जो स्पोकन इंग्लिश है वो जो फ्लुएंट में समझ में नहीं आता, बोलने का तो दूरी बात हो गया। तो देयर वाज ए टाइम लैग या डिले, जो टीचर ने जो बोला उसको समझना कि एग्जैक्टली क्या बोला। ये फिर मतलब जिसको बोलते हैं एक लो पीरियड था। शुरू में पहले हाई पीरियड था कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा मतलब जो एक्चुअल होना चाहिए उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। बट एक दो महीने जब उस माहौल में गए तो फिर मेरे को लगने लगा कि मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जो बोलते हैं ना कि जो एक्चुअल लेवल था उससे बहुत बिलो कॉन्फिडेंस हो गया। बट बिकॉज और कोई चारा ही नहीं था, मतलब यही करना था और कुछ। तो फिर लगातार मेहनत करते रहे, तो थोड़े टाइम बाद वो चीजें ग्रिप में आने लगी। फिर मेरे को समझ में आने लगा कि जो बच्चा मान लिया इंग्लिश मीडियम है और जो मान लिया 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा आगे है, ऐसा नहीं। आई कैन कॉम्पीट विद देम, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग तो है ही कॉन्सेप्ट की। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि जो त्रिपुरा में बच्चे हैं, एक तो लैंग्वेज आई विल डेफिनेटली से कि हमें हिंदी या इंग्लिश जरूर एक्स्ट्रा सीखना चाहिए। दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज आगे अगर जॉब भी करनी है तो वहां पे भी इट विल बी रिक्वायर्ड। तो कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही ईजी होता है। और दूसरा, आज की डेट में भले फिजिकल कोचिंग ना हो, बट आई एम श्योर कि यूट्यूब के माध्यम से या और चीजों के हिसाब से काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट की वजह से, पहले तो इंफॉर्मेशन होती नहीं थी, इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन हुआ,
बट नाउ इट इज काइंड ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड ऑल्सो। काफी जगह आपको रॉन्ग गाइडेंस भी मिलेगा और उल्टी सीधी चीजें भी मिलेंगी। तो वो आपको धीरे धीरे छांटना पड़ेगा, मतलब लगातार कुछ चीजें सुननी पड़ेंगी, तब आपको यकीन हो जाएगा कि ये अच्छा है और ये सही नहीं है। तो बट इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब नाउ डेज। अगर कोई बच्चा सिंसियर है और वो घर से बैठ के पढ़ना चाहे तो आज की डेट में ये पॉसिबल है, पहले ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इंटायर कोर्स मटेरियल इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक सेट ऑफ बुक्स खरीद सकते, बट ऑफकोर्स खुद प्रिपरेशन करेंगे तो आपको शुरू में काफी लो फील होगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। ओके सर, थैंक यू सर। और सर जो दूसरा एक क्वेश्चन आपके कॉलेज लाइफ के रिलेटेड सर, जो स्टूडेंट्स के क्वेरी में आया था सर, जैसे कि सर आप आईआईटी दिल्ली में थे, और आईआईटी दिल्ली में सर आप हॉस्टल में थे। तो सर ऐसे सर जैसे कि आईआईटीज और एनआईटीज जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं, तो आपके हॉस्टल का सर आपका कोई विविड मेमोरी जो था, या फिर आप हॉस्टल में कैसे थे, आपका कॉलेज लाइफ कैसा था, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो स्टूडेंट्स को। हाँ, मतलब इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा रैंक आया था दैट वाज ऑल इंडिया रैंक वाज 394, और पास रैंक के हिसाब से आई वाज सपोज टू गेट इलेक्ट्रिकल। बट समहाउ उस टाइम पे उन्होंने कुछ सीट्स जो हैं आईआईटी ने वो शिफ्ट कर दिया 5 ईयर वाले कोर्सेज में, तो जिसकी वजह से मेरे को मैकेनिकल मिला। अब मैकेनिकल मिलने से वैसे दिस साइकोलॉजी इज टोटली रॉन्ग। मेरे को मैकेनिकल पसंद नहीं था, मतलब बिकॉज आई वाज श्योर कि मेरे को इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, बट मैकेनिकल मिला और मैकेनिकल मेरे को पसंद नहीं था। तो आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि मेरे को इस कोर ब्रांच में तो जाना ही नहीं है, तो यहाँ फालतू फाइट मार के क्या फायदा। मे बी आई विल गो फॉर कोडिंग या फिर मे बी मैनेजमेंट वाले फील्ड में। उस टाइम पे एमबीए भी बहुत हॉट था, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल में बस केवल उतनी मेहनत की 4 साल में जितना पास होने के लिए सफिशिएंट था, विच वॉज डेफिनेटली रॉन्ग। आई विल नॉट सजेस्ट, मतलब ये एक टेंडेंसी, स्केपिस्ट टेंडेंसी होती है बच्चे की, जिसमें वो उसका ब्रेन बहाने ढूंढता है मेहनत ना करने के। क्योंकि सीजीपीए, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग इनटू कोर फील्ड, तो भी सीजीपीए मैटर करता है। तो जहां तक 4 ईयर वाली बात है, वो मेरे लिए काफी चिलता है, क्योंकि मैं एकेडमिकली तो ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहा था। तो उसमें अब इसको ऐसा बोलते हैं, बहुत ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट किया, मतलब मूवीज देखना, फ्रेंड्स के साथ कंप्यूटर गेम खेलना, यही हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम चलता था। बस लास्ट में पढ़ते थे ये सेमेस्टर पास हो जाए। और जब 4th ईयर में या 3rd ईयर में मतलब 3rd ईयर के लास्ट में या 4th ईयर में जब कंपनीज आने लगी, देन वी रियलाइज्ड के इट वाज ए मिस्टेक एंड हमें अच्छी सी जीपीए रखनी चाहिए थी। तो कॉलेज लाइफ आई से आई एंजॉयड अ लॉट, बट इन द रॉन्ग सेंस कि एकेडमिक की तरफ मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब इट वाज डिसेंट, इट वाज नॉट वेरी गुड। ओके सर, दैट्स वेरी एंजॉयबल एंड फनी। एंड सर द नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टूडेंट्स को जानना है कि सर आप जैसे कि आप इंजीनियर थे, तो सर आप इंजीनियर से, मतलब इंजीनियर मोहित सर से कैसे सर आप टीचर मोहित सर का जो जर्नी था, तो उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ सर, आपने क्यों टीचिंग को एज ए प्रोफेशन परस्यू करने का सोचा। मतलब पहले मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं टीचिंग को परस्यू करूंगा, बिकॉज आई वाज, जैसे मैं छोटे शहर से था और आईआईटी में पढ़ने के बाद भी आई वाज प्रिटी, जिसको बोलते हैं ना, इंट्रोवर्ट। तो टीचिंग में तो आपको स्टेज पे खड़े होकर बोलना पड़ता है, तो वो तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। बट इट वाज लाइक आई ग्रेजुएटेड इन 2001, और वहां पे मेरा 2 सॉफ्टवेयर का जॉब लगा, सॉफ्टवेयर का ही था दोनों। और बट 2001 में .com बबल बस्ट हुआ था, तो मतलब यस यस। केस आया था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से दोनों ही कंपनी ने जो ज्वाइनिंग है वो डिफर कर दिया, मतलब एक ने 3-4 महीने आगे कर दिया। तो डिग्री गॉट लेने के बाद आई वॉज हैविंग सम टाइम इन माई हैंड, तो घर पे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। मतलब डिग्री करने के बाद यू डू फील के कुछ कमाना चाहिए डेफिनेटली, परिवार पे बोझ नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग। अब उसमें यह था कि कोई भी जगह अगर मैं जाऊंगा तो मान लिया वो सिखाएंगे तो 6-7 महीने में सिखाएंगे, बट मेरे पास 2-3 महीने ही था हाथ में, मतलब इन माई ओपिनियन एट दैट टाइम। तो मेरे को लगा कि पास में ही वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था आईआईटी दिल्ली के पास में, और ड्यूरिंग कॉलेज हमने वहाँ पे कॉपी वॉपी भी चेक करते थे। पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो सब्जेक्टिव कॉपीज आती थी, वो भी चेक करते थे थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। तो वहाँ पे थोड़े से लिंक्स थे, तो वहाँ पे मैंने किसी से बात किया कि हम पढ़ा सकते हैं क्या, बिकॉज आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन क्योंकि मैंने जेई का तैयारी किया है और रैंक ठीक ठाक था, तो आई कैन इजिली टीच विद इन अ वीक और सो। तो उन्होंने उस टाइम पे आईआईटीएंस काफी कम थे, मतलब टीचिंग लाइन में। तो दे साइड के हाँ आके आप इंटरव्यू और वो सब दे दीजिए, रिटन टेस्ट। तो मैंने टेस्ट दिया, उसमें मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप
पढ़ा सकते हैं। अगले दिन ही उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। तो मेरी टीचिंग जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ। मतलब इट वाज नॉट सीरियस एंड इट वाज काइंड ऑफ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। बट जब मैंने पढ़ाने लगा तो पहले 1-2 मंथ में ही मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आने स्टार्ट होगी, बिकॉज देयर वाज ए प्रीटी गुड अप्रिसिएशन फ्रॉम स्टूडेंट साइड। और मेरे को भी लगा कि अगर इंडिया में ही रहना है, बिकॉज आई वाज हेल बेंट कि मेरे को बाहर नहीं जाना है, तो दिस इज ए वेरी गुड फील्ड। तो फिर मैंने वो बाकी के जो सॉफ्टवेयर वाली चीजें वो छोड़ दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया। आई फोकस्ड इंटायरली ऑन टीचिंग। गॉट इट सर, गॉट इट। और सर एक और चीज जो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर आप एक दूसरे कोचिंग में थे, एंड हियर यू आर आल्सो वेरी एट वेरी रिनाउंड पोजीशन, बट सर उसके बाद मोहित त्यागी चैनल शुरू करना, देन कंपटीशन शुरू करना, तो सर व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस, एंड क्यों आपने मोहित त्यागी चैनल एंड कंपटीशन शुरू किया, बीइंग यू आर इन द टीचिंग फील्ड प्रीवियस आल्सो? उन्होंने जो चैनल स्टार्ट करने के पीछे तो पर्पस इंटायरली सोशल था। जैसे मैंने बोला ना कि मेरे को बहुत कम एक्सपोजर था, क्योंकि मैं ऐसे शहर में था जहाँ पे जिसे बोलते हैं ना, काफी बैकवर्ड एरिया था वो। तो आपको हमेशा एक इस तरह की फीलिंग आती है कि जो आपके जैसे बच्चे हैं उनसे आप रिलेट कर पाते हो। तो मेरे को हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड में था कि जिन बच्चों के पास इंफॉर्मेशन का अभाव है, आई शुड हेल्प देम समहाउ। या किसी के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो काफी ईयर तक मैंने ऑफलाइन भी कुछ बच्चों को, नीडी बच्चों को फ्री पढ़ाया। तो बट 2-3-4 साल बाद मेरे को समझ में आ गया कि दिस नॉट स्केलेबल, मतलब उससे हम ज्यादा बच्चों का भला नहीं कर सकते। एंड एट दैट टाइम मैंने यूट्यूब को देखा एज ए माध्यम कि इसके थ्रू इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा जा सकता है। और तब मैंने सोचा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मेरे को आता था सब मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं मैथ्स में डालूंगा तो कोई ना कोई देखा देखी फिजिक्स में भी डालेगा। एंड आई वाज जिसे बोलते हैं ना कि वन ऑफ द कोर टीम के टीचर इन कोटा। तो अगर मैं डाल रहा हूँ तो आई वाज श्योर कि कोई ना कोई और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी डाल ही देगा, जिससे बच्चों के तीनों सब्जेक्ट अगले 2-3-4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंटायर मोटिव वाज सोशल वर्क, मतलब उन बच्चों की हेल्प करना जो किसी भी रीजन से कोटा नहीं जा पा रहे थे उस टाइम पे, फाइनेंशियल रीजन की वजह से। या फिर कुछ बच्चे ऐसा भी हैं कि जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं बट अपने शहर से बाहर नहीं आना चाहते, और उनके शहर में अगर तीनों सब्जेक्ट के अच्छे टीचर नहीं है तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू क्रैक जेई। तो उन ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए मैंने पूरा मटेरियल डाल दिया था। मतलब वहां तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, तो ईच एंड एवरीथिंग आई पुट ऑन द यूट्यूब चैनल। यस सर, एंड उसके लिए तो सर बहुत ही थैंक यू आपको, जैसे कि आपने ये यूट्यूब चैनल में डाला है, बहुत सारे बच्चे को बहुत हेल्प हुआ है। आई पर्सनली बहुत मुझे हेल्प मिला है आपके यूट्यूब चैनल के वीडियो से, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट वर्क, एंड दैट्स नॉट द थिंग कि आपने जिस डाल दिया है, दैट्स क्वालिटी वीडियोस जो आज भी रेलिवेंट है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी उसी पे है, जैसे कि सर मैंने खुद मतलब कंपटीशन से अपना 11th और 12th भरा था, बिकॉज माय फैमिली वाज वेरी अवेयर ऑफ दिस, एंड तब सर आपका आप लोगों का जो अभी के दुनिया में सर क्या होता है, लाइव वीडियोस का एक बहुत बड़ा यूएसपी होता है, सो कॉल्ड यूएसपी बहुत सारे लोगों का। बट सर कंपटीशन का सर जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है सर, वो आप लोगों ने कैसे माइंडसेट के साथ तब बनाया था कि आज भी सर ये वीडियो जब कोई स्टूडेंट देखता है, दैट्स इज वेरी रेलिवेंट एंड मोर देन रेलिवेंट देन वेरियस लाइव लेक्चर्स? हाँ, मतलब लाइव लेक्चर में क्या होता है कि लाइव लेक्चर में बंदा एक ही चीज को बार बार प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये भी होता है कि थोड़ा बहुत इस बात का भी फर्क पड़ता है कि आपका मूड कैसा है, क्योंकि यू मे नॉट बी ए गुड मूड ऑल द टाइम, राइट। तो रिकॉर्डिंग में तो ये या कि जब आप रिकॉर्ड जब भी करोगे व्हेन आप अपने बेस्ट ऑफ द मूड्स में हो। प्लस रिकॉर्डिंग करते समय हम बहुत सारी चीजें पहले से प्री प्लान कर लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है, क्योंकि मेरे को बेस्ट पॉसिबल वे में बच्चे को एक चीज समझानी है। तो इसलिए हम रिकॉर्डेड के ऊपर गए। और एक रीजन ये भी है कि लाइव में अगर आप बैच चलाओगे तो वेरी सून यू विल गेट एग्जॉस्टेड। मतलब आप मैक्सिमम 2-3 बैच बना सकते हो। एंड उसकी बजाय आपने रिकॉर्डेड बनाया, और जो आपके पास टाइम बचा उसमें हम रिसर्च में लगाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में इतना ज्यादा वॉल्यूम हो गया है क्वेश्चंस का कि ये कमी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन करें। अब आज हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि गिवन टाइम फ्रेम के अंदर एवरीथिंग कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो वो तो जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है, पैटर्न देखने पड़ते हैं कि पिछले 4-5 साल में किस तरह के पेपर आए हैं। चीजों को वैसे भी बैलेंस आउट करना होता है कि कुछ चीजें अगर मान लिया कुछ कुछ पॉइंट अगर लेक्चर में कवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो रहा है, तो उसको
हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूछें या फिर डीपीपी के माध्यम से पूछें, तो इन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए हमें फिर काफी टाइम मिल जाता है, ताकि बच्चे के पास एक एक, एक चीज छन छन के पहुंचे। गॉट इट सर, गॉट इट सर। एक एक चीज जो बच्चों में आजकल और हमारे क्वेरीज में भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सर इस साल कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आईआईटीज में देयर आर 40% और 30% स्टूडेंट्स हु आर अनप्लेस्ड। और सर आपको क्या लगता है सर, आईआईटी जेई क्या आज भी उतना ही रिवॉर्डिंग है जो पहले हुआ करता था? हाँ, डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर इंजीनियरिंग फील्ड एज सच फिनिश तो नहीं हो सकता, वो तो चलता ही रहेगा। ये जो माइनर हिकअप्स हैं, ये मतलब हर 5-10 साल में आते रहते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट एज फार एज इंडियन स्टोरीज कंसर्न, आई थिंक ये हमें जीडीपी, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अगर उधर ध्यान देगा तो वो समझ में आ जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेरी ग्रेट रिलेटिव टू अदर इकोनॉमी, और इट विल कीप ग्रोइंग फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। तो इंडिया इज बेस्ट प्लेस्ड, और बहुत सारे बिजनेस अब इंडिया में मूव हो रहे हैं, यूएस से और चाइना वगैरह से निकल के। तो इंजीनियरिंग एज ए फील्ड मेरे ख्याल से इज गोइंग टू ग्रो, और सैलरीज वगैरह सब चीज बढ़ेगा विद इन इंडिया। बाहर जो यूरोप, गॉट अमेरिका, चाइना, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा ग्लूमी माहौल हो अभी, वहां पे स्लो डाउन होगा, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट इज सेट टू इंक्रीज। और अगर ये थोड़ा बहुत जो इस साल हुआ है जॉब का, उसमें थोड़ा सा फैक्टर शायद एआई वगैरह का भी होगा, जिसकी वजह से वो कोडिंग वाली जो जॉब है उनमें कम हायरिंग हुआ है। बट जब एआई आता है तो नेक्स्ट कई सारे और भी फील्ड ओपन हो जाते हैं, तो वो चीजें रीसेट हो जाएंगी बहुत जल्दी। आई एम श्योर। गॉट इट सर, गॉट इट। मतलब सर आज भी अगर कोई बच्चा अगर आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, देन इट डजंट मैटर कि कितना प्लेसमेंट हुआ है। मतलब बच्चों को ये देखना नहीं चाहिए कि कितना प्लेसमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है। बच्चों को ये देखना चाहिए कि हाउ स्किलफुल आई एम। इज इट सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। या सर, और एक और चीज सर जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका जो एक टैगलाइन जो आप यूज करते हो और कंपटीशन का भी सेम टैगलाइन है, द पावर ऑफ रियल गुरुस। एंड सर, what do you want to convey with this tagline? मतलब power of real gurus, that real gurus, बेसिकली and what do you हाँ, want to convey sir? हाँ, उसका मतलब ये कि आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा हैं कि जो आपको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे, मतलब इन द सेंस जो बच्चा होता है वो इम्प्रेशनेबल एज में होता है, तो काफी बातों से भी उसको, मतलब जैसे बोलते हैं कि पागल बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग अपने कमर्शियल फायदे के लिए ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो बच्चे के अपने हित में नहीं। बच्चे को अभी लग रहा हो कि ये उसके लिए बेस्ट है, बट आगे चल के ही इज गोइंग टू पे फॉर इट। तो पावर ऑफ रियल गुरुज का मतलब क्या है कि कहने के लिए तो अभी बहुत सारे गुरुज आपको मिल जाएंगे, बट रियल गुरु वो होता है कि जो आपको हमेशा सही राह दिखाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। ये सोचिए कि मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर मेरे से कुछ पूछा, तो मेरे दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि मेरा इसमें क्या फायदा है, या फिर उस जो बोलते हैं ना कि उस गाइडेंस को मैं ऐसे मोड़ने की कोशिश करूं कि मेरा कोर्स खरीद लो या ये कर लो इस तरह के, जिससे मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट हो। या फिर मेरे को ये लग रहा है कि यार ये बच्चा सीरियस नहीं है, ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो इसको मैं कुछ मेलो डाउन करके कुछ बोल दूं कि तेरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ये कोर्स ले ले, तो वो फिर कमर्शलाइजेशन हो गया। दैट इज नॉट टीचिंग। तो रियल गुरु का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका फर्स्ट जो एम है वो बच्चे की भलाई है। हमारी अपनी भलाई बहुत बाद में आती है, बच्चे की भलाई है। प्लस अगर हमें कुछ हार्श चीज बोलनी पड़े तो हम उससे झिझकते नहीं, हम ये नहीं सोचते कि ऐसा बोलने से हो सकता है 50 बच्चे भाग जाएं, तो भाग जाएं तो भाग जाएं। हम कभी गलत बात नहीं बोलते, चाहे वो कितनी भी हार्श हो। गॉट इट सर, गॉट इट। और हाँ सर, इसी के लिए सर हम जो कंपटीशन को जानते हैं, और आप जैसे द थिंग इज लाइक हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है कि हाँ अगर मोहित सर से कर रहे हो तो हाँ, और मतलब और सीधा सीधा बात, नो बकवास। तो ये हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी में एक बहुत मतलब आपको लेके एक कंसेप्शन है, वी रेस्पेक्ट इट वेरी मच। एंड सर, जो अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ सर, और दिस इज लाइक कि सर अभी जो जेई जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो रहा है, और डिफरेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा हो रहा है कि सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोबिया है। लाइक कि सर बहुत सारे बच्चे में मैथ्स को लेके फोबिया है, एंड दे आर डूइंग मैथ्स जस्ट टू क्रैक दैट एग्जाम कि हाँ कट ऑफ निकल जाए। तो सर उस माइंडसेट को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब सब्जेक्ट तो हमारे तीनों ही अच्छे होने चाहिए, तभी बेस्ट रैंक आएगी। मतलब जस्ट कट ऑफ निकलेगा तो रैंक अच्छी नहीं आएगी, जो आपका पोटेंशियल होगा।
अब पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि इंजीनियरिंग में भी आपको बेसिक साइंस के कोर्सेज आते हैं, वहां पे भी तीनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। और स्पेशली मैथमेटिक्स के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज मैथमेटिक्स ही आपको एनालिटिकल स्किल्स देता है सब चीजों को एनालिसिस करने के लिए। उसका ये मतलब नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे का जो यूज है वो केवल मैथमेटिक्स कोर्स को पास करने में है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो गया या बैंकिंग हो गया, वहां पे आपको, या कोडिंग हो गया, इनफैक्ट वहां पे आपको मैथमेटिकल ब्रेन चाहिए होता है, लॉजिकल ब्रेन चाहिए होता है। तो वो तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे जाके सक्सेसफुल होना है तो। दूसरी चीज ये होगी कि अगर किसी बच्चे को मान लिया फिजिक्स समझ में आता है अच्छी तरह, और वो बोले मैथ समझ में नहीं आता, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि उसका इनिशिएशन अच्छा नहीं हुआ होगा, मतलब मे बी जहाँ उसे पढ़ाया गया होगा शुरू में, वो उस लेवल का आराम आराम से नहीं पढ़ाया गया होगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए नहीं पढ़ाया गया होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ये फोबिया बैठा हुआ है। तो उस फोबिया को कंटिन्यू करना इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज के इस वाली चीज को हम हेड ऑन लें और टाइम ज्यादा स्पेंड करें। और एक बार अगर हमने सिंसियरली एफर्ट डालना चालू किया शुरू से, मतलब क्लीन स्लेट पे अगर हमने लिखना स्टार्ट किया वापस, तो वेरी सून दैट फोबिया विल ऑल्सो गो। तो इसका एक ही आंसर है कि आप उससे लड़ो, उसको ऐसे छोड़ो मत। या मतलब मतलब सर, अगर हम किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, तो ही माइट फेस इट फ्रॉम द फ्रंट, मतलब उसको इस सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल और भी ज्यादा टाइम देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सर, एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो मेरे स्टेट्स के बच्चों के लिए भी और आई थिंक ओवरऑल सब बच्चों के लिए, कि सर अगर मेरे स्टेट्स के बच्चों के लिए आप अगर बोले, तो व्हाट विल बी द प्रॉपर रोड मैप, कि मतलब कैसे एक बच्चा अगर 10th से 11th में आया है एंड ही इज इन त्रिपुरा, तो उसको कैसे अपना पूरा जर्नी फॉलो करना चाहिए, कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए, कौन सा की पॉइंट फॉलो करना चाहिए, ताकि आफ्टर वी गिव द जेई उसको ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने अपना एफर्ट पूरा डाल नहीं पाया। हाँ, एक चीज तो ये है कि देखिए दोनों ही बातें, वी शुड नॉट गो ऑन आइदर एक्सट्रीम। एक तो ये भी नहीं कि हम जो प्रिपरेशन है उसको लाइटली लें, बिकॉज जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो डेली काफी मेहनत करते हैं, मतलब 10 to 11 12 आवर्स डेली वो कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं 2 साल तक। तो वो तो आपको करना पड़ेगा। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, बट ये ये चीजें तो आदत में आ जाती हैं। अगर आप लगातार 5 10 दिन पढ़ोगे तो इट विल बिकम नेचुरल टू यू, बिकॉज आपकी ही एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। तो जब वो पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हो। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, मतलब इनिशियली अगर किसी को एक्सपोजर कम है तो उसको शुरू शुरू में आउट ऑफ द प्लेस फील हो सकता है, बट अगर उसे मोटिवेशन है और अगर वो मेहनत करे तो चीजें धीरे धीरे स्मूथ होती चली जाएंगी। मतलब चीजें ये हो गया कि मान लिया शुरू में किसी को टफ लगा और वो छोड़ के बैठ जाए, तो उसका आगे प्रोग्रेस होगा नहीं, वो वहीं पे बैठा रहेगा और डर लगता रहेगा, कोर्स और ज्यादा आगे चला जाएगा। तो इन चीजों में हमें क्यूरोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, रादर देन हम ये सोचेंगे मेरे को आईआईटी में एक सीट मिलेगी या एनआईटी में एक सीट मिलेगी। पहले चीज हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है ये ऐसा। और किसी भी साइंस के बच्चे में वो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन होना या ना होना तो उसका बाद का आउटकम है। अगर वो क्यूरियोसिटी होगा तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा परफॉर्म करने का। आपके दिमाग में ये होगा कि मैं इसको समझूं कि चल क्या रहा है। अगर वो आपने कर लिया तो आप जिसे बोलते हैं कि बड़े आराम से आप चीजों को समझने लगेंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। बट जब हम ये देखते हैं ना कि मेरे को ये चैप्टर करना है, इसके 8 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो होने चाहिए, तो एक अननेसेसरी प्रेशर हमारे दिमाग पे ऐड हो जाता है। तो हम नॉलेज की तरफ ज्यादा ध्यान दें शुरू में, चीजों को समझें। 10 से 11th में ह्यूज जंप आता है, क्योंकि 10 तक ऑलमोस्ट हर जगह पे बच्चे रट रट के पढ़ते हैं, तो मार्क्स तो उनके आते हैं 90 95 97%। बट उनकी जो अंडरस्टैंडिंग या एनालिटिकल एबिलिटी है वो काफी कम होती है। उसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ही कम रहेगी। 2 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है और बच्चों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर शुरू में ऐसा कुछ है कि हमें चीजें कम समझ में आ रही है, तो आप लगातार मेहनत करते रहो। उसमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बाकी तो बच्चे 9 10 से तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इनसे बहुत पीछे हूँ। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है टू गेट एनी रैंक, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो। तो इन चीजों से डिप्रेस ना हो। मतलब दोनों ही चीजें मैंने बोला, ना तो इसको लाइटली लें कि हम मान लिया डेली 4 6 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर हम सोचे कि हमारी रैंक आ जाएगी बहुत अच्छी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि बाकी बच्चे अगर 8 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कॉम्पिटिशन को वहां तक पहुंचा दिया है, तो यू हैव टू रीच देयर लेवल। वो नीचे नहीं आएगा, आपको ही वहां पहुंचना पड़ेगा। दूसरा, बाकी बच्चे अगर शुरू में अच्छा परफॉर्म करें और उसकी वजह से आपको बॉक डाउन नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। और
तीसरा चीज ये भी है कि जैसे अगर हम मैं बहुत रफली सी बात बोलूं कि आईआईटी में जो टॉप बंदा है, जो मतलब जो इसका रैंक 1 आ रहा है, और जो आईआईटी में से 10,000 रैंक पे, मतलब 10,000 रैंक किसी का आएगा तो उसको मेन आईआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसके लगभग हाफ मार्क्स पे आ जाएगा। मतलब जो टॉपर बंदा है, अगर उसके मान लिया 300 में से 280 300 मार्क्स आ रहे हैं ऐसे करके, तो 10,000 रैंक के अराउंड तो 130 140 मार्क्स पे यूजली आ जाता है 10,000 रैंक के अंदर। तो एक हमें ये भी सोचना चाहिए कि इवन इफ मेरा एक्सपोजर या जिसे बोलते हैं मेरा आईक्यू टॉप बंदे जैसा नहीं है, बट उसके आधे मार्क्स तो लाए जा सकते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा ग्रैब करने की बजाय मतलब ऐसा बोलेंगे जो जो समझ में आ रहा है वो करते हैं, तो सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि वो पूरा ग्रैब करने के चक्कर में वो जो आधा उन्हें समझ में आ रहा है वो भी छोड़ देते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। तो एक इस चीज गॉट का इट भी सर। ध्यान रखें, मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। हाँ सर, एक चीज जैसे कि आपने अपनी आंसर में बोला है कि यस, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो सर अभी जो हम देखते हैं कि यूट्यूब बताइए या फिर जेई जेई का डिफरेंट गुरुज बताइए, वन शॉट बहुत ही एक कॉमन चीज हो चुका है, और सबको लगता है कि सर कि दैट्स 4 महीने बचे, वन शॉट्स करेंगे, वन शॉट से हो जाएगा। तो उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? ना, इसमें मैक्सिमम जगह पे मैक्सिमम बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा मान लिया तैयारी कर रहा है, उसको लास्ट में वन शॉट की जरूरत पड़ रही है, उसकी रीजन क्या हो सकता है कि वो तैयारी सही से नहीं कर पाया। अब एक तो वो बच्चा है कि जो तैयारी सही से नहीं कर पाया, और उसका मतलब क्या है कि शायद उसके अंदर मोटिवेशन नहीं था, या उसका आईक्यू कम होगा, जैसे चीजें लेट समझ में आ रही थी। अब वो सोच रहा है कि वो एक चैप्टर वन शॉट से करके वो उसके बराबर हो जाएगा उस बच्चे के जो पूरा सिलेबस जिसने ढंग से कंप्लीट किया है। मतलब उसका आईक्यू और मोटिवेशन लेवल इससे बेटर हो गया, उसने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, और सेम चीज उसने जो 6 लेक्चर में की है वो अगर आप एक लेक्चर में करके उससे कंप्लीट करना चाहो तो वो हो गई। ये तो बिल्कुल महाबेवकूफी वाली चीज है। मतलब वन शॉट में ऐसा तो हो सकता है कि किसी बच्चे को मान लिया बाई चांस एक चैप्टर में फो किया है, और वो उस चैप्टर को एक मिनिमम लेवल तक करना चाहे कि अगर इसका बिल्कुल बोर्ड टाइप क्वेश्चन आ जाए तो वो ना छूटे मेरे से, तब तो एक बार को सोचा भी जा सकता है। बट जो बच्चे जिसे बोलते हैं ना कि मक्कारी करते हैं, काम चोरी करते हैं, और लास्ट में वो ये सोचते हैं कि वन शॉट से मैं पहुंच जाऊंगा, तो नहीं पहुंचोगे। मतलब इट इज लाइक एक जैसे कार वाला दौड़ रहा है, हम पैदल चल पा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो कार वाला तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत आगे निकल गया है, और फिर हम सोचें कि मैं एक आध घंटे पैदल चल के उसके बराबर पहुंच जाऊंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो आपको और फर्दर ले जाएगा। ये तो मतलब काम चोरी करने के बहाने। यस, मतलब हार्ड वर्क तो करना ही है सर, अगर अगर गुड रिजल्ट चाहिए। पर वन शॉट सर एज अ सोर्स ऑफ रिवीजन या फिर एज अ सोर्स ऑफ कि हाँ मतलब कुछ नहीं हुआ है तो इतना ही कर लेते हैं, बिल्कुल, वो ठीक मैक्सिमम रहेगा। एज ए रिवीजन यूज कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए यूज नहीं कर सकते। गॉट इट सर, गॉट इट सर। और सर एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर क्या हम कंपटीशन एंड फुल कंपटीशन टीम को कभी त्रिपुरा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख सकेंगे, हाँ, अगर एज कभी एन ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी, इंस्टीट्यूट बिल्कुल। जहाँ पर स्टूडेंट जाके? यार ऑफलाइन के लिए बेसिकली ऑफलाइन एज ए ऑफलाइन सेंटर तो त्रिपुरा में अभी मतलब दूर दूर तक हमारे प्लान में नहीं है। नॉट इन त्रिपुरा, मतलब कहीं पे भी नहीं है एज सच, क्योंकि ऑफलाइन में फिर सेम क्वालिटी को मेंटेन करना इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क हर जगह पे। तो एफिशिएंटली डिलीवर करने के लिए तो हमें ऑनलाइन पे ही ज्यादा भरोसा है। तो हमारा पूरा फोकस ऑनलाइन को सहज बनाने में है कि कोई भी अगर मेहनती बच्चा है तो वो अपने प्रिपरेशन को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है इट डज नॉट मैटर। अगर आपके पास नॉलेज है, वो ऑनलाइन से मिला है आपको या ऑफलाइन क्लास में बैठ के मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑनलाइन में बहुत तरह के कस्टमाइजेशन एंड जिसे बोलते हैं ना कि हाईली एफिशिएंट सिस्टम है। मतलब ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन ऑन एन एवरेज डेली आपके 2 से 3 घंटे आराम से बचाएगा। वो जो 2-3 घंटे अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करता है तो उसकी जो पोटेंशियल रैंक है वो काफी ऊपर चल जाएगी। तो हमारे लिए भी ऑफलाइन अभी हमने जयपुर में चला रखा है, बट एक ऑफलाइन में एक्सपेंशन करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। वी आर टोटली फोकस्ड ऑन ऑनलाइन, और हमें लगता है कि वो बेटर मेथड है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि हमारे उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो आई विल से कि दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एक्सक्यूज, बिकॉज
जो बच्चा सीरियसली जेई की तैयारी कर रहा है उसे 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। अब जब 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो भले ही ऑफलाइन में हो भले ऑनलाइन में हो, उसके पास बाकी सब चीजों के लिए टाइम वैसे भी नहीं बचता। Got it, sir. Got it. Yeah. बट घूमने के लिए तो तो डेफिनेटली वी वुड लव टू कम टू त्रिपुरा इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस। yes, sir. Yes, sir. Of course, sir. And sir, the last question, but not the least, sir, from your JEE to till today, जो आपका जो लर्निंग्स है, ऐसा कोई 3 या 4 लर्निंग जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, जो अपने जर्नी और लाइफ में इम्प्लीमेंट जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं? मतलब जैसे बचपन में हमें बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई जाती हैं जिसको हम एज ए सेंटेंस या जैसे बोलते हैं सोशल स्टडीज में बस पढ़ के छोड़ देते हैं विदाउट समझे। वो बहुत ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। सूनर और लेटर यू हैव टू रियलाइज। और वो मैक्सिमम बच्चे मतलब इंक्लूडिंग मी रियलाइज जब करते हैं जब उसका बहुत बड़ा आपने कॉस्ट ऑलरेडी पे कर दिया होता है। तो उसमें सबसे पहला चीज होता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप कम से कम आई वुड से कि इट विल मेक अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 50% इन योर परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस होगी ना, उसमें कम से कम 50% का इंक्रीमेंट होगा अगर आपने डिसिप्लिन सोने जागने और किस टाइम पे क्या करना है ये वाली चीज के अंदर कर लिया। तो दूसरा चीज आपको डिसिप्लिन वैसे भी रहना पड़ता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो जिसे बोलते हैं ना क्लास नोट्स बनाने में आई वाज हाईली लेथार्जिक। मैं बनाता नहीं था। मतलब कुछ कुछ हमने नोट्स बनाए, कुछ कुछ पेज पे लिख लिए, क्वेश्चंस लिख लिए, एक फ्लो लिख लिया पेज पे, और वो जाके हमने क्लास में पढ़ा दिया अपने बेस्ट तरीके से। बट वो पेज वापस गायब हो गया। तो पेज वापस गायब होने से क्या होगा कि आपको कुछ तो दिमाग में रिटेन रहा ऑफ कोर्स, बट आपने जब नेक्स्ट ईयर वापस पढ़ाना चालू किया तो सेम चीज आपने दोबारा दोहरानी चालू की। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव टाइम हो रहा था मेरा। मतलब अनप्रोडक्टिव चीजों में टाइम वेस्ट हो रहा था। तो वो बच्चों के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ते हो तो आपकी चीजें बिल्कुल करीने से अप टू डेट होनी चाहिए। कि जो भी आप होमवर्क कर रहे हो, जो भी मान लिया क्लास नोट्स बना रहे हो, वो सब अगर आप अभी से प्रॉपर तरीके से चलोगे। मतलब जैसे घर पे होते हैं ना कि हमने शर्ट है, शर्ट उतार के ऐसी बेड पे फेंक दिया, विजा विज के हम शर्ट उतार के उसको हैंगर पे टांग दें। इस छोटी सी चीज में भी अगर हम ये डिसिप्लिन लेके आते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट। फिर हमारी थिंकिंग को काफी अच्छा कर देता है और उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो दिस आई विल ऑल्सो से कि इस चीज का जरूर ध्यान रखें। Okay, sir. And sir, thank you for having in our the growth show. And त्रिपुरा के बच्चों के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड वेरी सून हम आपको इस हमारे त्रिपुरा में देखना चाहेंगे एज कि हाँ हाँ आप सामने आके हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो सेमिनार्स में। तो दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अस फ्रॉम द ग्रो अप टीम एंड द ग्रोथ टीम इन कॉर्पोरेट विद अल्फा क्लासेस। सो थैंक यू सर एंड have a nice day, sir. So thanks for having me, and all the best to you and all the students. All the best.